जबकि आर्थिक स्थिति बांग्लादेश कहाँ से कहाँ था। आज बांग्लादेश ने अपना जीवन नरक कर लिया। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट इलेक्शन को हरा जिता नहीं सकता। सर मोदी जी के बारे में छापा गया था टाइम्स मीडिया में कि ये डिवाइडर इन चीफ हैं, पर उनके कार्यों से देश को तोड़ने के काम में लगी शक्तियों को या विदेशी शक्तियों को जिस प्रयास में लगी हो उनको लाभ मिल जाता है उनके प्रयासों से, उनके एक्शन से। गोदी मीडिया क्या है? नहीं, ध्रुव राठी को जानता नहीं, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। कहाँ रहते हैं वो? मोदी जी को नोबेल प्राइज मिल सकता है। ये नए समय के कम्युनिकेशन के 3 माध्यम है। सर फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया क्या होगा? कांग्रेस एक समावेशी पार्टी, कांग्रेस गांधी की पार्टी, कांग्रेस नेहरू की पार्टी है। तो अरविंद केजरीवाल को लोग कैसे याद रखेंगे? हिंदुस्तान में अब लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। क्या भारत में प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा? क्या प्रिंट मीडिया भी बिकी हुई है? क्या गोदी मीडिया सही में है? क्या मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? और क्या मोदी जी डिवाइडर इन चीफ है? ऐसे ही बहुत से प्रश्नों के बारे में हमने आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। ये पॉडकास्ट पूरी तरीके से प्रिंट मीडिया पॉडकास्ट है। इसमें हमने प्रिंट मीडिया के फ्यूचर के बारे में भी हमने डिस्कस करा है और अभी के बारे में भी डिस्कस करा है, कैसे एक न्यूज बनती है इसके बारे में भी डिस्कस करा है। ये पॉडकास्ट आप सुनिए, आपको इसमें बहुत मजा आएगा, बहुत सारी बातें जानने मिलेंगी। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और अर्चित जैन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट। प्रोफेसर संजय द्विवेदी सर, आपका स्वागत है फिर से अर्चित जैन पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चित। या सर, तो सर आपका एक परिचय दीजिए। अर्चित, मैं कोई इस लायक आदमी नहीं हूँ अपना परिचय दे सकूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं उनसे कहता हूँ जिस दिन जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बताऊँ, बस एक अध्यापक हूँ, मीडिया में रहा हूँ बहुत सालों तक, 14 साल मीडिया में रहा, लगभग 15 साल से मीडिया पढ़ा रहा हूँ और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है, उसमें प्रोफेसर हूँ। और थोड़े समय बीच में 3 साल के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पे भी रहा हूँ। बस छोटी सी जिंदगी है, चल रही है। अब वाइस चांसलर भी रहे माखनलाल के। माखनलाल वाइस चांसलर भी रहा, रजिस्ट्रार भी रहा और 10 साल मास कम्युनिकेशन का एचओडी भी रहा। यस। तो सर पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए आप पहले। पत्रकारिता शुरू ही बहुत ही शानदार तरीके से हिंदुस्तान में, इसको कहते हैं पत्रकारिता में आप आए तो जज्बा होना चाहिए, जील होना चाहिए और सरकार के खिलाफ लड़ने और खड़े होने का मादा होना चाहिए। नहीं तो जर्नलिज्म में क्या कर रहे हो, कुछ दूसरा काम कर लो, चना मुर्रा बेच लो, भुट्टा बेच लो, नारियल पानी बेच लो, जिंदगी उससे भी चल जाएगी। जरूरत क्या जर्नलिज्म करने की। तो एक आदमी आया, जेम्स अकसक हिक्की जो बहुत ही बहादुर आदमी था, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम करता था। बाद में कुछ पंगे हुए तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर कर दिया गया। तो उसने उस समय के जो लॉर्ड गवर्नर थे उनके खिलाफ बहुत सारी खबरें अपने हिक्की गजट में छापी और बार शुरू किया और उस अखबार के माध्यम से उसने अंग्रेज़ों की सरकार को हिला दिया। अंग्रेज़ उसको जेल में डाला, उसको बहुत परेशान किया, बार बार जेल में डाला और अंत में फिर वो वापस ब्रिटेन उसको भेजा और उसकी डेथ हो गई। तो मतलब एक जंग जज्बे जुनून से ही हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। इसलिए जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं वो एक जज्बा लेके आए, एक हौसला लेके आए कि उन्हें बड़े से बड़े व्यक्ति से टकराना पड़ सकता है और अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। ये कोई बड़ा सुरक्षित खेल नहीं है कि आप यहाँ आएंगे और मौजी मौजा सब कुछ होगा। इसलिए ये कठिन जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ हिम्मत, जज्बे, जोश की ज़रूरत है और उस जुनून के साथ आपको आना चाहिए। और हिक्की इसलिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उसने उस ज़माने में अंग्रेज़ रहते हुए भी अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ एक तरह से विद्रोह किया। और उस ज़माने बड़ा कठिन था कि आप एक अंग्रेज़ होते हुए भी अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ अखबार निकालें और उसको ले जाके उसके ऑफिस में भी लगा दें। तो एक जज्बा, एक जोश उसने दिखाया और इस नाते आज हिंदी पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता इतनी विकसित हुई तो उसके रूट्स में ये विद्रोह का जज्बा इसलिए आ गया, मैं ऐसा मानता हूँ। हिंदी पत्रकारिता की कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल की। वे मूलतः तो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कलकत्ता में गए, वहाँ नौकरी करते थे। उन्हें लगा कि एक ऐसी शुरुआत होनी चाहिए कलकत्ते से जिससे हिंदुस्तानियों का हित हो, हिंदुस्तानियों का भला हो। तो उन्होंने अपना एक शुरू किया पत्र, उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के जो पहला एडिटोरियल उन्होंने लिखा, पहला संपादकीय लिखा, उस पर उन्होंने शीर्षक लगाया
हिंदुस्तानियों के हित के हित, यानी जो ये जर्नलिज्म हमारा है, ये जो पत्रकारिता मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तानियों के हित के हित होगी। इसमें जो है पत्रकारिता का दरअसल आदर्श, पत्रकारिता का उद्देश्य, पत्रकारिता का मूल्य सब कुछ छिपा हुआ है कि जर्नलिज्म के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं। तो हम हिंदुस्तानियों का हित करना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक तरह से मोटो है जर्नलिज्म का, जो हमारे आदि संपादक युगल कुशुक्ल, जो हिंदी का पहला संपादक है, उसने तय किया, और इसलिए हमें इस मार्ग पर चलना ही चाहिए। यस सर। सर, जो अपना देश आज़ाद होने से पहले फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ऐसी बातें कही जाती थी, उस पर आपका क्या कहना? तब पत्रकारिता कैसे सक्रिय हो गई थी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, दुनिया में बहुत से मुल्कों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, पर दरअसल हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है वो जर्नलिज्म ने लड़ी, पत्रकारिता ने लड़ी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा राजनेता नहीं है आज़ादी के आंदोलन का जिसने अखबार ना निकाला हो। महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, लोकमान्य तिलक हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सब ने अखबार निकाले। अब सुभाष चंद्र बोस ने तो रेडियो में चलाया आज़ाद हिंद नाम से, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अखबार भी निकाला। पंडित नेहरू ने 3 अखबार निकाले, कौमी आवाज़, नवजीवन और जो है नेशनल हेराल्ड। महात्मा गांधी ने कई अखबार निकाले। महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका में भी निकालते थे एक अखबार। तो आप ये देखेंगे, लोकमान्य तिलक ने केसरी मराठा नाम के अखबार निकाले, माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र निकाला। तो आप देखेंगे कि जितने हमारे आज़ादी के बड़े नायक हैं वो सब पत्रकारिता के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन मदद करते हैं, और आज़ादी का आंदोलन चला तो उसमें पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित है, वो स्वयं जेलों में रहे। जो उनकी बहुत चर्चित कविता है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पद पर देना फेंक, जिस पद जाए वीर अनेक, वो जो कविता है पुष्प के विलासा, वो उन्होंने बिलासपुर जेल में रहते हुए लिखी, और उन्होंने कर्मवीर नाम से अखबार निकाला। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ रहे कानपुर में। प्रताप अखबार से उनकी पत्रकारिता की ट्रेनिंग हुई, और वहीं से उन्होंने पत्रकारिता प्रेरणा ली, और बाद में आकर उन्होंने मध्य प्रदेश के खंडवा में रहते हुए कर्मवीर निकाला, प्रभा जैसी बड़ी मैगजीन निकाली, कर्मवीर जैसा महान अखबार निकाला। तो हमारी आज़ादी के जो नायक हैं वो इस तरह के नायक हैं जो पत्रकारिता से सीधे जुड़े रहे, पत्रकारिता में सीधे उनका हस्तक्षेप रहा। करेक्ट सर। सर, ग्लोबलाइजेशन में प्रिंट मीडिया में क्या चेंजेस आए? देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ उसके चलते प्रिंट मीडिया में अनेक तरह के परिवर्तन है। एक तो क्या हुआ कि अगर आपको इसको समझना है तो आपको 91 पे जाना पड़ेगा। 91 वो साल है जब हमने उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ये जो भी कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन स्वीकार कर लिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तानी समाज का चेहरा बदल गया है। पूरा हिंदुस्तानी समाज, आप देखेंगे 90 के बाद से भारत की जो ये 2024 तक की यात्रा है, इन 30-35 सालों में हिंदुस्तान जितना तेजी से बदला है उतना कभी नहीं बदला था। यहाँ तो सालों साल, मतलब सोचते 2-2 साल में चीज़ें बदलती थी, पर 10-20-25-30 सालों में इतने तेज परिवर्तन होंगे आप किसी कल्पना नहीं कर सकते। आप सिर्फ पत्रकारिता पे मत देखिए, पूरी ज़िंदगी बदल गई है। आपके वार्डरोब बदल गए, आपके किचन बदल गए, आपका घर बदल गया, आपकी ड्रेसेस बदल गई, आपकी हेयर स्टाइल क्या है जो 90 के पहले जैसा है? कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल गया। और इतनी तेज़ी के साथ जो परिवर्तन दर्ज हुए समाज में, उसका रिफ्लेक्शन और उसका टूल कौन है? रिफ्लेक्शन भी मीडिया में आया, और मीडिया के माध्यम से ही परिवर्तन ज़्यादा संभव हुए, क्योंकि जब हमने टेलीविजन्स देखे, जब हमने चकाचौंध हमारी ज़िंदगी में आई, जब हमारे पास मोबाइल आए, हमें बहुत सारी वो चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में आ गई जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, जिसको हम उपभोक्ता सामग्री कहते हैं। वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जगह बनाने लगी जिनके बिना भी हमारी ज़िंदगी चल सकती थी, जिनके बिना भी हम अच्छे भले थे, पर वो सब हमारी ज़िंदगी में आ गए। और एक कंज्यूमर सोसाइटी कहते हैं, एक उपभोक्तावादी समाज खड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो विचार कर, जो मनुष्य था, वो धीरे 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 बाजार ने उसको एक प्रोडक्ट लेने वाला, प्रोडक्ट खरीदने वाला एक उपभोक्तावादी समाज बन गया, जिसमें चीज़ों को बेचने और खरीदने में जोर है। वैल्यूज़ थोड़ी सी धीरे धीरे ढीली होनी शुरू हुई, वैल्यूज़ का वो कम हुआ, और ये सब कुछ जो हो रहा था उसमें मीडिया एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा था। जो एडवर्टाइजिंग हो रही थी, जिस तरह के संदेश दिए जा रहे थे, जिस तरह की फिल्में बनाई जा रही थी, जिस तरह के टीवी सीरियल्स बनाए गए, उनमें जो कंटेंट दिया गया, वो कंटेंट भारत के पूरे समाज को बदलने में सहायक हुआ। आपने देखा अचानक 91 के बाद भारत से खूब सारी विश्व सुंदरियाँ पैदा हुई। भारत तब भी इतना सुंदर था। भारत तो सुंदर स्त्रियों, दुनिया में कौन सी स्त्री जिसको आप खराब कहेंगे? हर स्त्री सुंदर, आप सबका एक सौंदर्य बोध है, पर अचानक भारत से सुंदर स्त्रियां पैदा होने लगी। आज के लिए सारी सुंदर स्त्रियां जो है साउथ अफ्रीका में चली गई हैं, या जो अरब देशों के, उधर अफ्रीकन देशों से सुंदरियां आ रही। कारण क्या है?
एक टूल की तरह कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करना, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, कैसे उसकी उपभोक्ता सामग्री की लालसा लोगों के दिल में पैदा करना, इसके लिए पूरी कवायद थी। और वो कवायद का मीडिया एक तरह से मीडिया का इस्तेमाल हुआ, मैं कहता हूँ। मीडिया उसमें सहयोगी बना और मीडिया ने अपनी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से, अपनी कहानियों किस्सों के माध्यम से वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में खड़ी कर दी, जिसके बिना भी हमारी ज़िंदगी बेहतर थी, आज भी बेहतर है। करेक्ट सर। इमरजेंसी के दौरान क्या प्रिंट मीडिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, या अखबारों को पूरी तरीके से कह दिया था कि अब प्रिंट मत करो, पेपर मत निकालो? देखिए, इमरजेंसी तो एक ऐसा काला अध्याय है हिंदुस्तान का, जिसको हम एक बहुत ही बुरे दिन के रूप में याद करना चाहिए मीडिया कर्मियों को। ऐसी सेंसरशिप कभी नहीं थी। मतलब सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों के अंदर इंस्पेक्टर बैठ के तय करता था क्या खबर लगेगी, क्या खबर नहीं लगेगी। जिसने ज़्यादा थोड़ा बहुत करने की कोशिश की वो जेलों के अंदर थे। और बड़े बड़े अखबारों की हालत ख़राब हो गई। सारे अखबार, अडवाणी जी का बड़ा पॉपुलर फ्रेज़ है कि जो है आपसे तो झुकने के लिए कहा गया, आप रेंगने लगे, लेट गए। तो बहुत जो आज जर्नलिज्म की आज़ादी की जो लोग बात करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग लेटे हुए थे सरकार के सामने, और इंदिरा गांधी की सरकार के सामने दंडवत कर रहे थे। आप तो समर्पण की मुद्रा में थे। और उस समय जर्नलिज्म का जो हाल था वो बहुत ही बुरा था, और जर्नलिज्म बचा ही नहीं था दरअसल, क्योंकि सेंसरशिप इतनी कड़ी सेंसरशिप थी कि आप अगर लिखते तो या तो जेल में होते, आपका अखबार बंद हो जाता है, आपकी अखबार की लाइट काट दी जाती। तमाम अखबारों के साथ हुआ, जिनकी बिजलियाँ काट दी गई, जिनके संपादकों मालिकों को परेशान किया गया। तो उसको तो मैं एक बहुत ही काले और बुरे अध्याय के रूप में याद करता हूँ। और उस दिन को, उन दिनों को याद करके आज भी जो पत्रकार जीवित हैं उस समय के, उनकी रूहें कांप जाती हैं कि कभी ऐसा दिन ना आए हिंदुस्तान में, कभी इमरजेंसी जैसे हालात हों। वेस्टर्न मीडिया का इंडिया पे क्या नैरेटिव है? देखो, वेस्टर्न मीडिया तो जो है गांधी से लेके मोदी तक किसी को वेस्टर्न मीडिया ने बख्शा नहीं। वेस्टर्न मीडिया ने शुरू के दिनों में हमारी इमेज बनाई कि हम एक सांप सपेरों के देश हैं, एक पिछड़े मुल्क हैं जिनको कुछ आता नहीं है। हमारी जो संन्यास परंपरा है उसका मजाक उड़ाया। साधु संत हमारी परंपरा के लोग हैं, हमारी जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है उनका मजाक उड़ाया। तो एक तरह से आप देखेंगे कि पहले दिन से ही भारत मूर्ख लोगों का देश है, सांप सपेरों का देश है, साधु सन्यासियों का देश है। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारे जो सिंबल्स हैं नॉलेज के, उनका मजाक उड़ाना। और ये आज से नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा गांधी टू मोदी, गांधी से लेके मोदी तक कोई हमारा बड़ा नेता नहीं बना। इवन इंदिरा जी, सबके खिलाफ विदेशी मीडिया ने, खासकर पश्चिम मीडिया ने एक कैंपेन चलाया और भारत को नीचा दिखाने के लिए। आज जो कैंपेन है उसका कारण अलग है। उसका कारण यह है कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इस नाते भारत को नीचा गिराना, भारत में कैसे संघर्ष हो, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में, पंथों में, भाषाओं में कैसे संघर्ष खड़ा हो, ये दिखाने का वो प्रयास करते हैं। जबकि हमारी डाइवर्सिटी जो है हमारा सौंदर्य है। हम 22 संवैधानिक तौर पर 22 भाषाएं बोलते हैं, इस पर हमें गर्व है, हम इस पर शर्म नहीं करते। ये हमारा विभाजन कारण नहीं, हमारी एकता कारण है। हमने अपनी विविधता में एकता के सूत्र खोजे हैं। ये दुनिया को समझ नहीं आता कि कोई मुल्क कितनी भाषाएं कैसे बोल सकता है, कोई मुल्क कितनी बोलियां कैसे बोल सकता है, कोई मुल्क कितनी सारे पंथों और आस्थाओं को लेकर के साथ कैसे चल सकता है। यहाँ पारसी भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं। 3-3 धर्मों की जननी है ये। बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, सिख धर्म, सनातन धर्म, 3-3 धर्मों की तो जननी है। 3-3 पंथों को जन्म दिया इस जमीन ने। पूरी दुनिया जिनके आगे सर झुकाती है। और इतने सारे पंथों, यहूदी हैं यहाँ पर, यहाँ पुर्तगाली, यहाँ फ्रांसीसी हैं। कौन यहाँ पर नहीं, इस जमीन पर जो जहाँ पर सताया गया, जो जहाँ प्रताड़ित हुआ, उसको हिंदुस्तान ने अपनी ज़मीन में जगह दी। दुनिया के सारे मारे, सताए, प्रताड़ित लोग हिंदुस्तान के अंदर आए और देखिए क्या ग्रोथ की। अभी रतन टाटा साहब का निधन हुआ, पूरा देश रो रहा है, पूरा देश रो रहा है। एक पारसी, एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति किस तरह से हिंदुस्तान की मजबूती के लिए योगदान दे सकता है, रतन टाटा इसका उदाहरण है। पूरा मुल्क जो है उनके दुख में शामिल हुआ। ऐसे से हमारे परिवार का कोई सीनियर, कोई बुजुर्ग चला गया हो, इस तरह से हमने उनको याद किया। तो ये एक ऐसा देश है जो विविधता में ही विश्वास रखता है, अपनी डाइवर्सिटी में ही अपनी एकता के सूत्र हमने खोजे हैं और हमने सबको अपना माना है। वो 1% है, 2% है, 3% है या -0.00% से, वो मनुष्य होना चाहिए और हिंदुस्तान के प्रति उसकी आस्था होनी चाहिए। अगर वो भारत को प्यार करेगा तो हम उसे प्यार करेंगे। हम कहते हैं भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। हमारा काम है भारत को बनाना, कोई दूसरा बनाएगा क्या? आज आज़ादी के 75 साल हो गए,
100 साल पूरे करेंगे 1947 में अपनी आज़ादी के, हम विदेशियों को दोष देते रहेंगे? हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम करेंगे, हमारे संकट उनके समाधान हम खोजेंगे। हम दुनिया को दोष, हम पाकिस्तान के नाते हम दुखी नहीं है, हम अमेरिकन ने हमको दुखी नहीं कर रखा। हम अगर दुखी हैं अपने कारणों से दुखी हैं। हमारी समस्याएं हम उसका निदान करेंगे, हमारे संकट हम उसका निदान करेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री ने इस समय को अमृत काल का नाम दिया। माननीय मोदी जी ने कहा ये अमृत काल है, ये जो 24-25 साल बचे हुए अमृत काल है। अपनी सब समस्याओं से निदान पा करके एक विकसित भारत खड़ा करेंगे। और ये विकसित जो भारत होगा ये किसी को आंख नहीं दिखाएगा, ये किसी की जमीनों पर कब्जा नहीं करेगा, ये किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, किसी के महिलाओं का इस्मत नहीं लूटेगा। ये ऐसा भारत होगा जो दुनिया में विश्व शांति की गारंटी देगा। ऐसा भारत हम खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हम कह पाए अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतिसाम उदार चरिता नाम तो बसदैव कुटुंबकम। ये अपना है पराया है, ये बात छोटे मन के लोग कहते हैं। और पूरी दुनिया हमारा परिवार, हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हमने नहीं कहा हिंदू भवन सुखना, भारतीय भवन सुखना, हमने कहा सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् भागवत। ये हमारे सनातन धर्म का आदेश है। ये हम सबके सुख का विचार करते हैं। और हमने खिड़की दरवाजे बंद नहीं किया। हमने नहीं कहा ये आखिरी किताब है, हम ये नहीं कहते आखिरी किताब है, यही सत्य खत्म हो गया, इसके बाद सत्य नहीं आएगा। हम कहते हैं आनो भद्रा कर्तो यंत्र विश्वता। सभी डायरेक्शन से अच्छे विचारों को आने दीजिए। दुनिया के सब कहीं से भी अच्छा विचार आ सकता है, सभी दिशाओं से अच्छे विचारों को आने दीजिए, ये हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान नहीं कहता मैंने सत्य पा लिया। हम सत्य की यात्रा पर है, सत्य की खोज में है और सत्य को पा लिया। यह अंतिम सत्य हमारी किताब है। गीता हमारी आखिरी किताब है, महाभारत हमारी आखिरी किताब है, रामायण हमारी आखिरी किताब, वेद हमारी आखिरी किताब नहीं कहते। पहली किताब वेद हो सकती है, आखिरी किताब नहीं है। अंतिम सत्य हमने पा लिया, ऐसा हम दावा नहीं करते। और इसलिए हिंदुस्तान ने किसी किताब को आखिरी किताब नहीं माना, किसी विचार को आखिरी विचार नहीं माना। हम सत्य के अनुसंधान में लगे हुए। सत्य रोज 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 परिभाषित होता है। और कैसे विश्व मानवता को सुख प्राप्त कर सकते हैं, कैसी पूरी दुनिया सुखी हो सकती है, कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हम हर जगह इस बात कहते हैं ओम शांति शांति शांति। हमारे सब मंत्रों में शांति का सर्वाधिक उच्चारण होता है, क्योंकि हम विश्व शांति के अग्रदूत रहे, विश्व शांति के प्रवक्ता हैं। और इसलिए अटल जी ने अपनी कविता में लिखा, कोई बतलाए कब जाकर काबा में हमने मस्जिद तोड़ी, एक नहीं सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। लोगों को दिलों को जीतने वाली संस्कृति भारत की संस्कृति। लोगों का हमें दिल जीतना है, जमीनें नहीं जीतनी है। आप देखिए इसके सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री राम किष्किंधा पर विजय प्राप्त करते हैं, किष्किंधा के राजा का वध करते हैं, बाली का रास्ते रख किसका करते हैं। अगर आज कंडीशंस होती अंग्रेजों वाली तो वो क्या किष्किंधा अयोध्या का उपनिवेश हो जाता। हो जाता, सही बात है। अयोध्या का आदमी वहां बैठ जाता जाकर के। उन्होंने वहीं के भूमिपुत्र, वहीं के जो उनके छोटे भाई थे, उनको राज तिलक किया, सुग्रीव का, और अंगद को उसका राजा बनाया और युवराज बनाया। करेक्ट। उन्हीं के भाई को कब्जा नहीं किया उस जमीन। लंका जीती, राजा किसको बनाया? विभीषण को बनाया। ये नहीं कि अयोध्या का आदमी आके यहाँ राज करेगा। तो हम जमीनें नहीं जीते, हम दिल जीतते, हम रिश्ते बनाते हैं। सही बात। इसलिए वो निषाद को गले लगाते हैं, इसलिए सबरी के जूठे बेर खाते हैं। इसलिए वो जो है जमीनों को जीतते हैं, वो वहीं के व्यक्ति को उसका अन्याय के विरुद्ध तो लड़ते हैं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष तो करते हैं, पर जमीनों को कब्जा नहीं करते। और आधुनिक समय में भी देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में बांग्लादेश मुक्ति का आंदोलन हुआ। इंदिरा जी तो ने भारत में तो उसको नहीं मिला लिया। करेक्ट। उन्होंने उन्हीं का आदमी बिठाया, वो बांग्लादेश का व्यक्ति। आज वही बांग्लादेशी, उसी इस व्यक्ति ने जो उसका राष्ट्रपिता बना, जिसने बांग्लादेशियों को मुक्ति की चेतना पैदा की, जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं। हम किसी की मूर्तियां नहीं तोड़ते। हमारा काम मूर्तियां तोड़ने का नहीं है, हमारा काम तो मूर्तियां गढ़ने का है। सही बात है। और आपने देखा दुनिया के अंदर मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। तालिबानों ने पूरे अफगान में जो है, अफगानिस्तान में आप देखा, बुलडोजर लगा के, बम लगा करके बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी। हमारा तोड़ने का इतिहास नहीं, हमारा जोड़ने का इतिहास है। इसलिए भारत की संस्कृति दुनिया के अंदर एक नई नज़र से अगर देखी जा रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारा रिचुअल्स, हमारे कल्चर, हमारी किताबें और हमें जो बताया हमारे सीनियर्स ने। सर, मोदी जी के बारे में छापा गया था टाइम्स मीडिया में कि ये डिवाइडर इन चीफ हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डिवाइडर कहना मुझे लगता है बहुत ही चीप किस्म की टिप्पणी है। और टाइम या जो भी पश्चिम के माध्यम इस तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये पहले नेता हैं जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। 1947 में देश की आज़ादी के बाद से इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, हर प्रधानमंत्री का कुछ न कुछ योगदान है, सबने इस राष्ट्र के विकास में योगदान दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पर पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया है नरेंद्र मोदी ने, वो अपने आप में एक इतिहास है। हिंदुस्तान ने विकास की जो गति देखी है, आप सड़कों को देखें, आप अधोसंरचना के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों को देखें, अंतरिक्ष के प्रयासों को देखें, दुनिया में भारत की छवि को देखें, भारत की अर्थव्यवस्था को देखें, कोरोना काल के बावजूद देखें, मुझे लगता है कि इतने ज़बरदस्त प्रयास हिंदुस्तान ने कभी नहीं किए। और वैश्विक छवि के मामले में हिंदुस्तान आज जहाँ खड़ा है वहाँ कभी खड़ा नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को उनकी आलोचना करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को आंकड़ों के आधार पर, उसके योगदान के आधार पर, उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैं उनसे असहमत हूँ इसलिए उनकी आलोचना करूँगा, मैं उनसे असहमत हूँ इसलिए उनको बुरा भरा कहूँगा, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, देश चलता है बड़े दिल से। अगर वो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, इसके पहले भी एक राज्य के 12 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ज़रूर जनता का उन पर विश्वास है। और भारत की जनता विवेकहीन नहीं है, भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है। भारत की जनता ने इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेता को चुनाव हरा दिया, भारत की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर से चुनाव हरा दिया। बड़े से बड़े नेता इस देश में चुनाव हारते हैं, क्योंकि इस जनता का जो विवेक है वह अद्भुत है। और अगर लगातार लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं अपने नेता के रूप में, तो यानी उनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है, उनमें अपना भविष्य देख रहे हैं। और एक भारत की जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उससे घबराई हुई जो शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री की आलोचना करती है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इतिहास में ना हुआ है ना होगा। और उनका जो योगदान है, खासकर विकास के मामले में, वैश्विक छवि के मामले में, वो अद्भुत अपने आप में। और भारत आज कनाडा के इशू को देखिए, आप भारत ने कैसे एड्रेस किया है, डोकलाम के इशूज को देखिए, पाकिस्तान के इशूज को देखिए। भारत आज अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा है, क्योंकि पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आंख झुका के बात भी नहीं करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे। हम दोस्ती चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, लेकिन भारत की अस्मिता की शर्तों पे नहीं चाहते। हमारी ज़मीनें चली जाएं, हमारे लोग मारे जाएं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस नाते वो जिस गरिमा के साथ, जिस तेजस्विता के साथ काम कर रहे हैं, और देखिए पूरी दुनिया में विश्व शांति की एक तरह से वो गारंटी भी ले रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए, कोरोना काल में आप देखिए कि दुनिया भर में लोग वैक्सीन बेच रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां जो अपने को लोकतंत्र का मसीहा कहती हैं, वो लोग वैक्सीन बेच रहे थे, और हिंदुस्तान की सरकार वैक्सीन भेज रही थी। बेचने और भेजने में अंतर है। हमारे अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, हमने दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन भेजी, उसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। अपने देश के अंदर इसका विरोध हो रहा था कि पहले अपने लोगों को वैक्सीन लग जाने दी, तब बाहर को भेजो। पर भारत का स्वभाव क्या है? भारत का स्वभाव है वसुधैव कुटुंबकम का, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। हम किसी को पराया मानते नहीं, हम बाउंड्रीज को मानते नहीं। हम तो विश्व मानवता के नाते हर मनुष्य एक दूसरे का भाई बंधु है, इस नाते हम उसकी मदद करते हैं। और ये चीज़ माननीय प्रधानमंत्री बार बार साबित करते हैं अपने कर्मों से, अपने उससे। आप देखिए कि आज अरब देशों के साथ हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं, जितने मुस्लिम देश हैं उनके साथ हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा। तमाम देशों के श्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री को प्राप्त हुए हैं। तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के अंदर जरूर योग्यता होगी, जिसके नाते आज दुनिया उन्हें इस तरह से उम्मीदों के साथ देख रही, उम्मीदों के साथ देख रही। ये बहुत बड़ी बात है। सर, गोदी मीडिया क्या है? देखिए, ये गोदी मीडिया, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को लांछित करने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को लांछित करने के लिए उनके विरोधियों के द्वारा गढ़ा गया एक टर्म है। आप ये बताइए, कब यहाँ के मीडिया के एक सेक्टर ने प्रधानमंत्रियों की स्तुति नहीं गाई? मैंने कहा, आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी की सरकार के सामने लेट गई थी पूरी की पूरी पत्रकारिता, लेट गए थे लोग। बहुत कम लोग थे जो जंग लड़ रहे थे, जो आज़ादी, जो दूसरी आज़ादी हम उसको कहते हैं, आपातकाल के संघर्ष को। कितने कितने मीडिया के संपादक थे जो सरकार के सामने तन करके खड़े थे, लेट गए थे। आज ऐसी कुछ नहीं है। आप देखिए, आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ टेलीग्राफ कलकत्ते में क्या लिखता है, आप जरा पढ़िए। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अखबार ने किया है, मैगजीन्स ने, आउटलुक ने, इंडिया टुडे ने कोरोना के दौरान क्या हेडिंग्स लगाए, क्या कवर स्टोरी की, लापता सरकार, ये शीर्षक है। सरकार है ही नहीं, किस पर क्या कार्रवाई हुई? टेलीग्राफ बंद हो गया, इंडिया टुडे बंद हो गया,
आउटलुक बंद हो गया, कौन सी मैगजीन बंद हो गई? नहीं, कोई नहीं। इनकी कवर स्टोरीज देखिए, कोरोना काल के दौरान क्या कवर, जबकि कोरोना काल एक विशेष स्थिति थी, उसमें सरकार जितना कर पाई की, और भारत के सरकार के परफॉर्मेंस को दुनिया में अच्छी परफॉर्मेंस माना गया, फिर भी मीडिया क्या क्या लिखता रहा, ये आपने देखा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार की सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना, सिर्फ इस नाते के साथ मेरे को पोस्चरिंग करनी है, तो ये एक वैचारिक कारणों से, क्योंकि एक खास विचारधारा के लोग मीडिया में बड़ी संख्या में आज भी काबिज हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, कौन सी? केरला फाइल्स, यस। कोई फिल्म देखी होगी, उसमें किस तरह का नैरेटिव आता है। तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें समाज के सामने आ रही हैं जो लोग नहीं, जो तथ्य दबे हुए थे। कश्मीर फाइल्स भी आपने देखी होगी, कश्मीर फाइल्स का एक अलग किस्म का नैरेटिव है, मीडिया क्या बताता क्या दिखाता रहा, सच्चाई क्या है। आप देखिए एक ऐसा समूह जो हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है, वो एक रात से निकाल दिया जाए। आज़ादी के बाद की घटना है, आज़ादी के पहले की नहीं है। ये कोई बांग्लादेश पाकिस्तान की कहानियां नहीं, हिंदुस्तान की कहानी है। पूरे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ करके जाना पड़ गया। उसमें एक महिला प्रोफेसर है, वो क्या कहती हैं कि सरकार उनकी होगी, सिस्टम हमारा है। ये कितना बड़ा वाक्य है। इसलिए मीडिया में भी, सरकार के तंत्र में भी, प्रशासन में भी, हर जगह प्रशासन के जितने तंत्र हैं वहां आज भी एक खास विचार के लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान को फलते फूलते आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, और किस तरह से हिंदुस्तान को सेक्टर टुकड़ों में बांट दिया जाए इसके बारे में प्रयास करते रहते हैं। हमारी एक बड़ी आइडेंटिटी क्या है? हमारी बड़ी आइडेंटिटी है भारतीय होना, इंडियन। हम भारतीय हैं, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी पहचान नहीं है, और जो इस पहचान के विरुद्ध है हम उसको नहीं मानते। आपकी कोई आप हो सकता है किसी जाति, पंथ, धर्म, भाषा को मानते होंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर आपकी एक और अंतिम पहचान भारतीय होना है। और अगर भारतीयता के ऊपर अपने को आप सोचते हैं, देश के ऊपर अपने आपका धर्म, पंथ, भाषा अगर आपकी देश के ऊपर है, हम इन चीज़ों को मानते नहीं। और इस नाते ज़रूर आप संघर्ष करिए, आप मोदी से लड़िए, आप अमित शाह जी से भी लड़िए, आप भाजपा से लड़िए, आप आरएसएस से भी लड़िए, इस मुल्क से मत लड़िए। इस मुल्क से लड़के आप जीत नहीं पाएंगे, ये दीवारों में स्थिर मारने जैसा है। क्योंकि अगर आप मुल्क से लड़ते हैं तो मुल्क की जनता आपको सही समय पर सही हिसाब करती है आपके सामने, और इसका बहुत सारे लोग सब परिणाम भोग रहे हैं, पर अर्थ उनको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वो इसको समझ जाए कि देश से लड़ना अलग है, व्यक्ति से लड़ना अलग है। राजनीतिक दलों की आपसी स्पर्धा हो सकती है, राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने चाहिए, पर वो देश विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। वो कोई ऐसा प्रयास ना करें जिससे देश को तोड़ने वाली शक्तियां उनको फायदा हो जाए। कई बार उनका इरादा नहीं होता। मैं नहीं कहता कि कोई राजनीतिक दल देशद्रोही है, उसका इरादा ऐसा नहीं है, पर उनके कार्यों से देश को तोड़ने के काम में लगी शक्तियों को या विदेशी शक्तियों को जिस प्रयास में लगी हो, उनको लाभ मिल जाता है उनके प्रयासों से, उनके एक्शन से। इसलिए उनको सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। करेक्ट सर। तो सर ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ध्रुव राठी को जानता नहीं, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। कहाँ रहते हैं वो सर? यूट्यूबर। यूट्यूब में जानता नहीं, ध्रुव राठी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं काफ़ी मीडिया फॉलो करता हूँ, मैंने कभी उनका नाम सुना नहीं। और सर सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स बोलते हैं, क्या वो हमेशा सच ही बोलते हैं? देखिए, सच तो कोई कभी नहीं बोलता। हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से सच बोलता है। वो यूट्यूब पर बोल रहा हो, चाहे वो किसी धार्मिक स्थल पर बोल रहा हो, वो हमेशा सच बोलने का जरूरत नहीं है। आप धर्म की गद्दी पर बैठ करके भी गलत बात कर सकते हैं, संसद में बैठ करके भी आप झूठ बोल सकते हैं, जनसभाओं में भी आप झूठ बोल सकते हैं, क्लास में मेरे जैसे लोग भी झूठ बोल सकते हैं। तो ये सच और झूठ का मामला नहीं है, मामला इसका है कि आदमी की नीयत क्या है। सच किस लिए बोलना, झूठ किस लिए बोलना। अगर देश के हित में झूठ बोल रहा है, मैं उस झूठ को झूठ नहीं मानता, क्योंकि आपका अपना सच है, मेरा अपना सच है। जैसे दो फौजें लड़ रही हैं बॉर्डर पे, ठीक है, पाकिस्तान की फौज का जो प्रवक्ता है, इसका स्पोक्स पर्सन है, वो अपना सच बताएगा, हिंदुस्तानी फौज का प्रवक्ता अपना सच बताएगा। सबके अपने अपने सच होते हैं। और इसलिए जो खास अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस समय अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता अंकित, वो जर्नलिस्ट है नहीं। भाई, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं, आप किस बात के जर्नलिस्ट हैं? आप इन्फॉर्मर हैं। जैसे कोई मुखबिर एक है कि मैं पुलिस हूं, हाँ,
कोई मुखबिर है, मुखबिर काम है खबर देना हाँ। कि साहब वहां पे वो क्राइम हो गया, वो आदमी वहां बैठा हुआ है, वहां चाय पी रहा, आप उसको पकड़ लो। मुखबिर पुलिस वाला नहीं है। ऐसे ही जो सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म कर रहे हैं या जो यूट्यूब पे जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं। जर्नलिज्म या जो है वो एक आधिकारिक चीज है, आप समझिए, एक पोजीशन। जैसे न्यूज है, न्यूज एक वर्ड है, एक वर्ड है सूचना। इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, हाँ। इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, समाचार हर आदमी नहीं दे सकता है। खबर, न्यूज या समाचार वही देगा जो उसका अधिकृत है। जब जर्नलिस्ट देगा तो वो खबर होगी, न्यूज होगी, समाचार होगा। समाज का कोई व्यक्ति, सोशल मीडिया का कोई एक्टिविस्ट, कोई यूट्यूबर देगा, वो सूचना होगी। क्योंकि खबर के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, न्यूज के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। न्यूज प्रोसेस होकर दी जाएगी, विदाउट प्रोसेस जो कुछ दिया जा रहा है वो न्यूज नहीं है, ध्यान रखिए। न्यूज में प्रोसेसिंग जुड़ी हुई है। कोई आदमी होगा जो जर्नलिस्ट होगा, उस खबर को लिखेगा, भेजेगा, एडिटर उसको चेक करेगा, उसका चीफ एडिटर उसको जारी करेगा, यानी उसके साथ प्रोसेसिंग है। इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, अपने व्हाट्सएप से 50 लोगों को मैसेज भेज दूं, वो इंफॉर्मेशन है। इसलिए इंफॉर्मेशन, खबर के अंतर को समझिए। इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, खबर हर आदमी नहीं दे सकता। खबर न्यूज देगा जर्नलिस्ट, इंफॉर्मेशन देगा कोई भी, क्योंकि लोकतंत्र है। सूचना कोई भी दे सकता है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब भोंपा लेकर घूम सकते हैं, पर सब जर्नलिस्ट हैं, मैं ऐसा मानता नहीं। और इसलिए जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो कुछ यूट्यूब पे घट रहा है समाचारों के मामले में, उसको जर्नलिज्म के हिस्से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और उनके द्वारा जो किए गए कृत्य है, उसके नाते मीडिया के लोगों को लांछित भी नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उसके लिए मीडिया कैसे जिम्मेदार हो गया? कैसे जिम्मेदार है? मीडिया एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे पुलिस एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, और अपराधी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। वो तो कहीं क्राइम करके भागते हैं। तो इस नाते मेरा यह मानना है कि हमें जो कुछ सोशल मीडिया पे घट रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं मीडिया के लोगों पे नहीं थोप सकता। करेक्ट। मैं उसको मीडिया काम नहीं मान सकता। मीडिया ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मीडिया एक वेल डिफाइंड सेक्टर है, मीडिया में एक प्रोसेसिंग है, उसके बाद मीडिया में खबरें जाती हैं, उसके बाद कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाकर के शिकायतें करते हैं, कार्रवाई होती है, सब चीज़ें होती हैं। यहाँ तो कह के भाग जाने वाली कहानी है। आपने कहा भाग गए, अगर आपने वीडियो उड़ा दिया, क्या अथॉरिटी आपको? 1 मिनट में किसी की आप छवि खराब कर देते हैं, 1 मिनट में किसी को आप राजा बना देते हैं, 1 मिनट में आपको उसको रोड पे आ देते हैं। ये जो छवि को बनाने बिगाड़ने खेल है, ये ठीक नहीं है। और मेरा मानना है कि हम खुदा नहीं है, हम किसी को बना नहीं सकते, हम किसी बिगाड़ नहीं सकते। जो उस धोखे में है कि मैं बना दूंगा, बिगाड़ दूंगा, उसका धोखा दूर हो जाएगा। अभी नहीं तो थोड़ा दिन बाद दूर हो जाएगा। होगा जरूर, होगा जरूर। देर है, अंधेर नहीं है। सर, जैसे हरियाणा चुनाव में आपने अभी सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने क्या करा था, कांग्रेस को जिता दिया था और बीजेपी को हरा दिया था। तो आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट इलेक्शन को हरा जिता नहीं सकता। ध्यान रखिए। ओके। चुनाव जिताने हराने वाली जनता होती है, इसलिए हम लोग जनता को जनार्दन कहते हैं। जनता ही भगवान है। जैसे व्यापारी के लिए ग्राहक देवता है, वैसे नेता के लिए जनता भगवान है। नेता बनाना बिगाड़ने काम जनता करती है। आप परसेप्शन थोड़ा बना बिगाड़ सकते हैं, पर जनता सच जानती है। कुछ आपने किया होगा सोसाइटी के अंदर, तब लोगों को भरोसा पैदा होता है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अचानक बन गए क्या? नहीं, 12 साल का ट्रैक है गुजरात का उनका। 12 साल उन्होंने गुजरात को जिस तरह से एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आगे लाने का काम किया, एक गुजरात की वैश्विक छवि बनाई, उसके नाते वो उन पर देश ने विश्वास किया। और देश एक ऐसे समय में आ गया जब कहा जा रहा था कि यहां सरकार ही नहीं है, सरकार ही नहीं है, ऐसा हालात बन गए। भ्रष्टाचार की खबरें आ गई, अन्ना जी का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे देश में ऐसा विवश बन गया कि भाई कोई ऐसा मजबूत आदमी आए जो इस देश को आगे लेके जा पाए, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सके, इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सके, इस देश के जो सपने हैं, जो इस देश की आकांक्षाएं हैं, इस देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनमें रंग भर सके, ऐसा कोई आदमी आए। तो लोगों को गुजरात में एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो वहां का मुख्यमंत्री था, लोग उसको लेकर के आए। देखिए, जो जनता में लोकप्रिय होता वही नेता होता है। सही बात है। मीडिया किसी को नेता नहीं बनाता, और हमें किसी गलतफहमी नहीं रहना। मैं तो मीडिया का प्रोफेसर हूँ, पूर्व पत्रकार भी हूँ, कह लीजिए। मैं 14 साल मैंने तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में काम किया है, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जनता ही नेता बनाती है।
जनता ही परसेप्शन बनाती है। आपके सच गलत झूठ अच्छे बुरे को जनता जानती है। हमें इस धोखे में नहीं रहना चाहिए हम किसी को बना रहे हैं। करेक्ट। सर क्या सोशल मीडिया से कोई नेता बन सकता है क्या? मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया किसी को नेता नहीं बना सकता। Okay. सोशल मीडिया आपकी मदद कर सकता है। जैसे हाँ। मैं ये प्रयास करूं हाँ। कि मेरी छवि एक दयालु व्यक्ति की बन जाए, Correct. एक ऐसे व्यक्ति की बन जाए जो लोगों की बड़ी मदद करता है। मेरा ट्रैक देखा जाएगा कि मैंने तो मैंने पूरी जिंदगी मैंने गलत काम किया है, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को सताया है, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को प्रताड़ित किया है, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। आप अचानक मैं सोशल मीडिया पर दानवीर बन के उभर जाऊं तो लोग उसके अर्थ खोजेंगे, लोग ट्रैक देखेंगे, इसका ट्रैक क्या है, क्या करता रहा, पहले क्या करता रहा, क्या है इसका चरित्र क्या है। इसलिए देखिए समाज की जो आंखें बड़ी निर्मम होती हैं। समाज बोलता नहीं है, समाज कुछ कहता नहीं है। आपके पास ताकत है, बड़ी गाड़ियां आपके पास लोग हैं, समाज कहेगा नहीं। वक्त आने पर वो आपको बता देगा कि आप कितने पानी में। इसलिए आपने देखा है कि बड़े से बड़े नेता जो है उनकी पार्टी सब जगह जीत जाती है, उनके मोहल्ले से हार जाती है, उनके गांव से हार जाती है। बड़े बड़े नेताओं के गांव में जो सरपंच होता है उनका विरोधी होता है। क्यों? गांव का आदमी आपके असलियत जानता है। हाँ। वो जानता है आप कितने पानी में, आप किस रास्ते से आगे बढ़े हो। हाँ। इस नाते समाज को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया, कोई भी मीडिया, कोई भी चीज आपको नेता नहीं बना सकती। दुनिया में आपने क्या पराक्रम किया ये तो ठीक है, पर गांव के लोग आपको जानते हैं, आपके शहर के लोग आपको जानते हैं, आपका पड़ोसी आपको जानता है, आपके रिश्तेदार आपको जानते हैं कि आप किस तरह के, क्या क्या आपका कैरेक्टर, क्या चरित्र है। इसलिए जिस तरह इतिहास निर्मम होता है उसी तरह समाज भी बहुत निर्मम होता है। वो अच्छे को अच्छा कहना जानता है, बुरे को बुरा कहता है। मुंह पे नहीं कहता होगा, सामने से नहीं कहता होगा, पर वो जानता है कि इस आदमी की हैसियत क्या है। और इसलिए आप देखते होंगे कि अच्छे से अच्छे लोगों को समय आने पर जनता किस तरह से उनके कपड़े उतार देती, कपड़े उतार देती, बता देती है आपकी औकात क्या, आपकी हैसियत क्या है। इसलिए किसी को दम नहीं पालना चाहिए। जिस दिन दम होगा आपके विनाश का मार्ग खुद खुल जाता है। आप नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और नीचे गिरते समय आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता, क्योंकि जनता ही है, उसी नीचे गिराया था, आपको कोई उठाने वाला कौन है। इसलिए कभी भी गिर जाओ ठीक है, सीढ़ियों से गिर जाओ, लोगों की नज़रों से मत करो। सर मोदी जी को नोबेल प्राइज मिल सकता है? देखो मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज मोदी का मूल्यांकन नहीं है। महात्मा गांधी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। शांति का उससे बड़ा संदेश दाता कौन है? उनसे बड़ा कौन है? महात्मा गांधी से बड़ा कौन? उनको नहीं मिला नोबेल प्राइज। पर अगर उन्हें मिले तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो आज वैश्विक शांति का प्रवक्ता है, पूरी दुनिया में जंग मची हुई, खून बह रहा है इंसानों का, सब जगह लोग एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया बटी हुई है दो खेमों में। एक अकेला आदमी है जो सबसे संवाद कर सकता है, जो रूस के राष्ट्रपति से बात कर सकता है, जो यूक्रेन के लोगों से बात कर सकता है, उनके राष्ट्रपति से बात कर सकता है, जो अरब में भी सम्मानित हो सकता है, जो अमेरिका में भी दोनों दलों के लोगों से बात कर सकता है। एक ऐसी वैश्विक छवि हमारे प्रधानमंत्री की है जिससे वो सुपात्र हैं, पर उनको मिले न मिले उससे उनके काम का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि वे एक ऐसे राजनेता हैं जो भारत की जो सोच है वो उसी को लेके जा रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं लोगों को गीता भेंट कर रहे हैं। भारत की वैश्विक जो सोच है, कर्मयोग की, विश्व शांति की, वसुधैव कुटुंबकम की, सुमंगल की, विश्व मंगल की, लोक मंगल की, उस सोच को लेकर दुनिया के अंदर जा रहे हैं। उसे दुनिया कितना कंसीव करती है, कितना स्वीकार करती है, एक अलग विषय है। पर वो नोबेल के पात्र हैं, नोबेल से बड़े हैं जो उनके कर्म हैं। उनको नोबेल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जमीन से आते हैं, गुजरात से, जहां से महात्मा गांधी आए, जो विश्व शांति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी को लोग आने वाले टाइम में किस तरीके से जानेंगे? मुझे लगता है कि इतिहास बहुत निर्मम होता है, इतिहास बहुत ही सही मूल्यांकन करता है। इतिहास कभी किसी के बारे में गलत नहीं करता। और नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होगा जिस व्यक्ति ने अपनी साधारण परिस्थितियों के बावजूद असाधारण ऊंचाइयों को हासिल किया। असाधारण ऊंचाइयों को, एक ऑर्डिनरी पोजीशन से उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन हासिल की। जिस आदमी ने सामान्य आदमी में आत्मविश्वास पैदा किया। देखिए नरेंद्र मोदी होने का मतलब यह है एक सामान्य आदमी में आत्मविश्वास पैदा करना। डॉक्टर कलाम होने का मतलब है सामान्य आदमी में आत्मविश्वास पैदा करना। साधारण परिवार से आए हुए लोग हैं, असाधारण ऊंचाई को हासिल करते हैं। हम क्यों रोते रहते हैं? हम कहते हैं हमें ये होता तो ये होता, ये होता, ये होता, हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, हमारे माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीब में गरीबी थी। ये सब हम रो करके परिस्थितियों को दोष देते हैं।
पर आप देखिए इन दोनों महापुरुषों ने, डॉक्टर कलाम को भी याद करता हूँ मैं, मोदी जी को याद करता हूँ, साधारण परिवार में जन्म लेकर के असाधारण ऊंचाइयां हासिल की। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने खुशी दी, पूरी दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए किया, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, उनकी जिंदगी को बेहतर किया। और क्योंकि जमीन से आए थे इसलिए जमीन का दुख दर्द उनको पता था, इसलिए लोगों की समस्याओं को हल खोजा। उन्हें लगा लकड़ी जलाने वाली, लकड़ी बीन करके जंगल चलाने वाली माता की आंखों में प्रॉब्लम होती है जब धुआं होता है, उज्ज्वला गैस का इंतजाम किया। आप देखिए किस प्रकार से लोक समर्थित योजनाएं लेकर के आए, जो वो उस दर्द को वही महसूस करता है जो उन राहों से गुजरा हो। कहते हैं हमारे गांव में, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने दुख देखा नहीं है वो दुखों के समाधान खोज नहीं सकता। करेक्ट है। जिसने आंसू देखे नहीं है वो आंसू पहुंच भी नहीं सकता। उन्हें पता था कि गांव की महिला खाना कैसे बनाती है, इसलिए वो उज्ज्वला गैस की योजना लेके आते हैं। उन्हें पता है गांव में सड़कें नहीं हैं, लोग चल नहीं सकते, इसलिए सड़कें लेके, वो आकाश विहारी व्यक्ति नहीं थे, वो सड़कों सड़क चले हैं, इसलिए सड़कों पे काम हो रहा है, गांव गांव तक सड़कें पहुंची हैं, हर राजपथ अच्छा हुआ है, अधोसंरचना, एक बड़ा सुंदर देश बनना चाहिए, अधोसंरचना पे काम हो रहा है। ये हमारी कल्चरल बैकग्राउंड मजबूत होनी चाहिए, इसलिए कल्चर पे काम हो रहा है। आज हमारे मंदिर भव्य स्वरूप में दिख रहे हैं, उनमें गंदगी, वो उन पे काम, उन हाइजीन पे काम कर रहे हैं। स्वच्छ शहरों की एक स्पर्धा पैदा हुई है कि शहर स्वच्छ हो, गांव स्वच्छ हो, नगर स्वच्छ हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक स्वच्छता की बात करते हैं। तो आप देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो स्वच्छता पे काम करता है, जो लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता है, जो चाहता है कि लोगों के घर में छत हो, लोग झोपड़े से निकल कर अपनी छतों के अंदर आए। किस तरह मॉनिटरिंग हुई प्रधानमंत्री आवासों की, उन्होंने 3 टुकड़े में 4 टुकड़े में उसके पैसे दिए ताकि पहले जमीन उसकी फोटो खींचो, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्ट तंत्र भी है, एक ऐसा भ्रष्ट तंत्र है इस पूरे पैसे को खा जाएगा। इसलिए जब नींव पड़ी उसकी फोटो भेजो, दीवार खड़ी उसकी फोटो भेजो, छत पड़ी उसकी फोटो भेजो, इतनी मॉनिटरिंग करके ताकि ईमानदारी इस लोगों तक पहुंचे। शौचालय के लिए, आवास के लिए कितनी घटनाएं होती थी हमारे महिलाओं के साथ, सिर्फ घर में शौचालय न होने के नाते एक पूरा कैंपेन खड़ा कर दिया उन्होंने, घर में शौचालय होना चाहिए। एक फिल्म भी आ गई, टॉयलेट प्रेम कथा, शायद आपने देखी हो। एक मतलब सफाई को एक अभियान के रूप में लेना, स्वच्छता को अभियान के रूप में लेना, शौचालय को अभियान बदल देना। लोग जब ये सफाई का अभियान प्रारंभ करें तो कहे ये प्रधानमंत्री काम है झाड़ू लगाना, क्यों नहीं काम है भाई? इस देश को स्वच्छ रखना प्रधानमंत्री काम है, अपने घर को, अपने मोहल्ले स्वच्छ रखना मेरा काम है, अपने गांव को स्वच्छ रखना मेरा काम। क्यों काम नहीं है? क्यों सफाई काम नहीं है? करेक्ट। जिसके नाते बीमारियां हैं, जिसके नाते हाइजीन के इशूज हैं, जिसके नाते बच्चे कम उम्र में अल्पायु में मर जा रहे हैं, जिनके नाते माताएं परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान, बीमारियां होती हैं, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? तो आप ये देखिए, आप आयुष्मान की योजना लेकर के आए, आज 5 लाख तक का बीमा है सामान्य व्यक्ति का। अभी एक बहुत क्रांतिकारी योजना आई है जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए, सब सीनियर सिटीजन, वो चाहे किसी आय वर्ग के हों, मतलब वो गरीब हैं अमीर, इससे मतलब नहीं है, वो इनकम टैक्स देते नहीं देते, सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने आयुष्मान का बीमा कर दिया। कितनी बड़ी बात है, एक सीनियर सिटीजन जो अपनी एक खास उम्र में उसको ये कम से कम चिकित्सा का उसका इंतजाम होना चाहिए। तो बहुत सारे मोर्चों पे काम हुआ है। मैं मानता हूँ एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उनको याद किया जाएगा जिसकी सब जगह नज़र है, कोई अंतरिक्ष पे भी नज़र है, गरीब आदमी पे भी नज़र है, उसकी झोपड़ी पे भी नज़र है, उसके खाने, उसके उस पर भी नज़र है, उसके शौचालय पे भी नज़र है, उसके विद्यालय पे भी नज़र है। मतलब इतना विजनरी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने जिन प्रधानमंत्री को देखा है उनको देखते कह सकता हूँ कि ऐसा विजनरी प्रधानमंत्री नहीं आया। और शायद इसलिए ये है अंकित, शायद इसलिए ये है कि ज़मीन का अनुभव उनके पास है, और रूट्स को जानते थे, बहुत नीचे से यात्रा करके ऊपर पहुँचे हैं, और वैसा अनुभव इस देश की राजनीति में इस समय किसी के पास नहीं है। ठीक 25 साल उन्होंने समाज में दिए हैं, 25 साल उन्होंने अपने संगठन को दिए हैं, और बाकी के 25 साल उन्होंने प्रशासन में दिए हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ आपको मिलेगा? ये 25 साल समाज में गंवाए, 25 साल संगठन में खाटी आरएसएस और बीजेपी का काम किया 25 साल, और 25 साल से प्रशासन में। ऐसे अनुभव वाला व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा? और प्रशासन भी ऐसा नहीं गया तो सीधे सीएम हाउस और पीएम हाउस। आप देखिए प्रशासन भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं डील कर रहे, कोई छोटा मोटा दफ्तर है नगर पालिका का, सीएम हाउस और पीएम हाउस। 25 साल का आज उसका अनुभव है। ऐसे अद्भुत अनुभवी और जमीन के अनुभव से संयुक्त और पूरे देश को जानने वाले, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, किस राज्य में क्या भाषा बोली जाती है, क्या उनकी आकांक्षाएं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं, इस एस्पिरेशंस को, इस उम्मीदों को जानने वाले व्यक्ति। इसलिए वो हिंदुस्तान के नौजवानों के भी रोल मॉडल है, क्योंकि देश की आकांक्षाओं को, नौजवानों की आकांक्षाओं को, देश के सपनों को समझते हैं।
इसलिए देश उनके साथ खड़ा है। करेक्ट। सर राहुल गांधी को लोग कैसे जानेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि वो भी बहुत मेहनत तो कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जब से आए हैं लगातार प्रयास ही कर रहे हैं। हाँ कई बार दल का समय खराब होता है, हाँ खराब समय में आए, लगातार लगे हुए हैं, पर कुछ नैरेटिव जो उनके आसपास से विकसित हो रहा है उससे कांग्रेस में कर्कशता दिखती है, थोड़ी सी मतलब कड़वापन दिखता है। कांग्रेस को इतना कड़वापन लाने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। उनके परिश्रम में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत ही परिश्रम के साथ उन्होंने पार्टी को संभाला है, सही नेतृत्व दे रहे हैं। पर जो कर्कशता है, जो कड़वाहट है, वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। कांग्रेस एक समावेशी पार्टी, कांग्रेस गांधी की पार्टी, कांग्रेस नेहरू की पार्टी है, इसमें बहुत कड़वापन चलता नहीं और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत परिश्रम के बावजूद कहीं ना कहीं जो उनके वक्तव्य हैं, जिस तरह की बातें वो कई बार करते हैं, उसके नाते लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो मूल स्वभाव है वो समावेशी स्वभाव है, सबको साथ लेके चलने का स्वभाव कांग्रेस का। जो हिंदू स्वभाव है वही दरअसल कांग्रेस का स्वभाव है। आप देखिए, आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं की पार्टी कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ही। बंटवारा क्यों हुआ इस देश का? मुल्क का बंटवारा क्यों हुआ? कि कांग्रेस पर हिंदुओं की पार्टी का आरोप था। ये हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत आ गया, कांग्रेस बट गई। भाई गांधी से बड़ा कौन वो है बताइए ना? रघुपति राघव राजा राम करने वाले। सही बात। गांधी से बड़ा कोई सनातन हो नहीं सकता, जो सनातन मूल्यों को लेकर के। और गांधी पर एक किताब लिखी है सुभाष चंद्रा ने, वो किताब है गांधी एक असंभव संभावना। बहुत बड़े इतिहासकार है, वामपंथी इतिहासकार है। उस किताब को आप पढ़िए, गांधी के अंतिम दिनों की कहानी है वो। गांधी ने, क्योंकि गांधी के साथ जो कुछ हुआ राष्ट्रपिता के साथ, उन्होंने सब कुछ व्यक्त किया है। तो उन्होंने अंतिम दिनों में क्या क्या नोट्स लिखे हैं अपने प्रार्थना सभाओं के अंदर में बोलते हुए, वो सारा कुछ सुधीर चंद्रा जी ने बहुत अच्छे से विकसित लिखा है। सबको किताब देखनी चाहिए। उस किताब का नाम है गांधी एक असंभव संभावना। उस किताब में सारा कुछ उन्होंने लिखा है कि मुल्क का बंटवारा जिन हालात में हुआ, जिन स्थितियों में मुल्क बटा, गांधी भी क्या कर। कई लोग कहते हैं गांधी ने क्या किया, गांधी बंटवारा रोक सकते थे। गांधी ने लिखा, मैं कैसे रोक सकता था? जब दिल बट जाते हैं, दिल तो बट चुका था, जमीन ही बटनी बाकी थी, मैं चाह के भी कुछ नहीं करता था। मैंने गांधी की जो कहानी है एक विवश हिंदू की कहानी है, एक विवश हिंदुस्तानी कहानी है, जो चाहकर भी मुल्क का बंटवारा रोक नहीं पाया, क्योंकि इतना कत्तोगारद हो रहा था, इतना खून खराबा हो रहा था। गांधी क्या करते, नेहरू भी क्या कर लेते, सरदार पटेल भी क्या कर लेते। उस समय के नेतृत्व ने जो उचित समझा उस समय वो किया, उनको हम दोष नहीं दे सकते। आज आगे बढ़ने का समय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय कांग्रेस एक हिंदू पार्टी के नाते जानी जाती थी। मुल्क के बंटवारे का कारण यही था कि ये देश हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा। मुस्लिम लीग ये कहती रही, भाई हमने तो इस देश पर राज किया है, मुसलमानों ने सालों राज किया है, तो हमारा राजपाट होना चाहिए। हालांकि जिन्ना की भी जिस तरह की मौत हुई पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कैसे हुई थी सर? ऐसा पाकिस्तान बीमार हो गए थे, मतलब उनको उचित सुविधाएं भी नहीं मिल पाई अंतिम समय में, जीप की व्यवस्था भी नहीं हो पाई उनके अंतिम समय में, तो देर में अस्पताल पहुंचे, स्थितियां खराब हो गई और मतलब बड़ी खामोश मौत एक तरह से उनकी हो गई। बहुत कम समय जिंदा रहे। पर जैसा पाकिस्तान वो बनाना चाहते तो नहीं बना पाए। उनने भी वादा किया था कि एक सेकुलर स्टेट बनेगी, उस धोखे में तमाम लोग वहाँ से ले गए। पर तमाम लोग यहाँ भी आए जो गांधी को मानने वाले थे, जो कांग्रेस को मानने वाले थे। उसमें शाहरुख खान की फैमिली भी है। लोग कहते हैं ना, इधर से लोग उधर गए, उधर से लोग इधर आए। तमाम मुसलमान भी जो गांधी को मानते थे, जो भारत को मानते थे, जिनकी भारतीयता में आस्था थी, वो हिंदुस्तान में आए। उसमें शाहरुख खान की फैमिली भी है, जो इतने बड़े अभिनेता है। वो गांधी से जुड़ा था उनका परिवार, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करते। अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बंटवारे को नहीं माना। खान अब्दुल गफ्फार का अंतिम समय तक कहते रहे कि मैं इस बंटवारे को नहीं मानता, जिसको हम सीमांत गांधी कहते हैं। वो नहीं बोले कि नहीं, हम इस बंटवारे को मानते नहीं। आज भी पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के बंटवारे का दंश भोग रहे हैं और वो बंटवारा नहीं चाहते थे। और मुल्क बटा, इतनी लाशें गिरी, इतना सब हुआ। आज हम अपने एक तरह से हम साथ के लोग हैं, साथ में आज़ाद हुए, हमारी ही ज़मीन है, हमारे ही लोग हैं। आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं? बहुत बुरी। आज हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान बांग्लादेश ने अपना खुद ही हालात बिगाड़ लिया, जबकि आर्थिक स्थिति बांग्लादेश कहाँ से कहाँ था। आज बांग्लादेश ने अपना जीवन नरक कर लिया।
तो ये सारी स्थितियां जो सबको साथ लेकर चलेगा, समावेशी भाव से चलेगा, सबको जोड़ करके चलेगा, वो हिंदुस्तान होगा। जो घृणा पर बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा। घृणा का परिणाम पाकिस्तान है, प्रेम का परिणाम हिंदुस्तान है। करेक्ट सर। सर जो एक आम आदमी है जो आईफोन भी रखता है, वो आम आदमी, आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल को लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करना चाहता हूँ जिसने हिंदुस्तान के जन आंदोलनों को बहुत बड़ा झटका दिया है। हिंदुस्तान में अब लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा। किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं आप सोचिए कि अन्ना हजारे को सामने रख करके जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसके नाते लाखों लाख लोग पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़कों पर निकले। लोकपाल बिल के लिए निकले, भ्रष्टाचार के विरुद्ध निकले। एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए जो सपना देखा था लोगों ने, एक सुंदर समाज बनाने का सपना देखा था लोगों ने, उस सपने को बहुत बड़ी चोट आम आदमी पार्टी ने पहुंचाई। इस देश में बहुत लंबे समय तक अब कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि लोग चले गए, लोगों के साथ धोखा हुआ। लोगों को लगा था कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव आएगा, पर जिस तरह से उस परिणाम की गति प्राप्त हुई और उसके एक एक नेता एक एक करके, अब आरोप गलत है सही मैं नहीं जानता, पर एक एक करके जेल यात्राएं कर रहे, कोई जेल जा रहा तो कोई जेल से बाहर आ रहा, फिर वो अंदर जा रहा, फिर बाहर आ रहा है। जिस तरह से घपलों और घोटालों में उन लोगों का नाम आया और जो अपने को एक तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाला सिपाही कहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के जन आंदोलनों को, हिंदुस्तान के जन संगठनों को, हिंदुस्तान की अस्मिता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई थी वो भी बहुतरी हो गई। आज कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए इस देश में निकलेगा तो जिनकी स्मृति में वो आंदोलन है वो लोग क्या कहेंगे, ये भी आगे चल के ऐसे हो जाएंगे। यही तो कहेंगे। करेक्ट। इस मनोविज्ञान के नाते मैं इसको बहुत बुरा मानता हूँ। वो मुख्यमंत्री बन गए, वो बहुत अच्छी बात है, वो प्रधानमंत्री बन जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं, वो और बड़ा पद प्राप्त करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। पर जो उन्होंने नुकसान हिंदुस्तान के आंदोलनों का किया है वो बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान की स्मृति में रहेगा और हिंदुस्तान का आदमी जल्दी किसी आम आदमी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। मफलर वाले, हाँ, मतलब किसी भी व्यक्ति पर हिंदुस्तान का आम आदमी भरोसा नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि उसके साथ छल हुआ, धोखा। यस सर, योगी जी के बारे में लोग क्या कहेंगे, आने वाले पीढ़ी क्या किस तरीके से जानेगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ को मैं एक बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में और एक कमिटेड व्यक्ति के रूप में याद करना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है वो करता है। राजनीति में जो पाखंड चल रहा था, राजनीति में जो दो अर्थी बातें चल रही थी, कहते कुछ थे करते कुछ, नेता का मतलब ये हो गया था जो कहेंगे वो तो नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी करेंगे। कम से कम योगी आदित्यनाथ हमारे समय के एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, उनके जीवन और वाणी में द्वंद्व नहीं है। आज सबसे बड़ा संकट क्या है इस देश का? सबसे संकट ये है कि आज जो हमारा कर्म है और हमारा आचरण है उसमें बहुत दूरी है। हम जो कहते हैं वो कतई नहीं करते। हमने दो चेहरे बना रखे हैं। ये दुनिया नकली लोगों से भर गई है और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ राजनीति के एक ऐसे सुपर हीरो हैं जो एक असली आदमी है। सर, फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया क्या होगा? देखिए, फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट पर भरोसा तो कायम रहेगा। देखिए, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की आमतौर पे तुलना होती है, ठीक है। 2008 में जे गोमेज की किताब आई, उस किताब का नाम है प्रिंट इज डेड। क्या नाम है किताब का? प्रिंट इज डेड। प्रिंट इज डेड। तो वो तो ठीक है, इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने लिख दी किताब की, भाई प्रिंट इज डेड हो गया। पर मेरा मानना है कि डिजिटल मीडिया बहुत लोकप्रिय होगा। डिजिटल मीडिया बहुत लोकप्रिय फॉर्म है, किंतु जब भरोसे की बात आएगी, क्रेडिबिलिटी की बात आएगी तो लोग प्रिंट की तरफ जाएंगे। करेक्ट। पढ़ना कभी बंद नहीं होगा, ध्यान रखिए आप, पढ़ना कभी नहीं बंद होगा। किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, ठीक है, वो किंडल पे पढ़ी जा रही हूँ, है तो किताब। पढ़ने का फॉर्म चेंज हो सकता है। किताबें पढ़ी जाएंगी, पलट करके पढ़ी जाएंगी, किंडल पे पढ़ी जाएंगी, बाकी फॉर्म पे पढ़ी जाएंगी, तो छपे हुए शब्दों का महत्व कभी कम नहीं होगा। फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे मैं वाशिंगटन पोस्ट पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसका ई पेपर पढ़ता हूँ, मैं लंदन टाइम्स का ई पेपर पढ़ता हूँ, पढ़ता तो मैं पेपर ही हूँ। करेक्ट है सर। अब वो पेपर मेरे मोबाइल में आ गया, ब्रिटेन, लंदन, ये तो सुविधा हो गई इस डिजिटल के नाते। वो हमारे घर तो आएगा नहीं, 2 दिन बाद आएगा तो लौट करके, तो वो हमारे घर तो आएगा नहीं। तो हमें चीज़ों को पढ़ने में सुविधा हो गई, चीज़ों को सहेजने में सुविधा हो गई। आज मैं उसकी क्लिपिंग्स रख सकता हूँ, इसलिए छपे हुए शब्दों के प्रति जो आस्था है वो बनी रहेगी, अखबारों की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी,
लोकप्रिय कोई भी हो सकता है। देखिए अखबारों के ज़माने में भी टेलीविज़न बहुत लोकप्रिय था, अखबार छप रहे थे, फिल्में लोकप्रिय थी। तो लोकप्रियता और क्रेडिबिलिटी दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं है, ध्यान रखिए आप। लोकप्रिय हो सकता है कि अमिताभ बच्चन बहुत हों, हो सकता है अमिताभ बच्चन लोकप्रिय हों, और उससे प्रेमचंद का महत्व घट नहीं जाता, ठीक है, युग था एक हिंदी साहित्य में, ठीक है ना। हाँ, वो हिंदी के साहित्य के हीरो हैं, हाँ। वो हिंदी सिनेमा के हीरो हैं। करेक्ट, हो सकता है कोई भी जो राइटर है हाँ, वो हीरो से बराबर लोकप्रिय नहीं हो सकता। जैसे जो पटकथा लिखने वाला है, जो फिल्म की कहानी लिखता है, वो हीरो जितना लोकप्रिय नहीं होता। जो कहानी लिख रहा है वो कहानी लिख रहा है, लोकप्रिय तो हीरो है ना जो पर्दे में दिख रहा है। तो कहानी लिखने वाला, उससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता, मेरा मानना है। तो जब क्रेडिबिलिटी का सवाल आएगा, जब चीज़ों को सहेजने का सवाल आएगा, जब रेफर करने का सवाल आएगा, आप किताबों की तरफ जाएंगे, आप जर्नल्स की तरफ जाएंगे, उनकी तरफ जाएंगे जहाँ ज्ञान वास्तविक स्वरूप में पड़ा हुआ है। सही बात है सर। इसलिए डिजिटल मीडिया के बहुत प्रसार के नाते अखबारों का प्रसार कम हो सकता है, अखबारों का सर्कुलेशन गिर सकता है, अखबारों की ई पेपर ज़्यादा पढ़े जा सकते हैं, अखबारों के पोर्टल ज़्यादा पढ़े जा सकते हैं। देखिए आप इसके नाते घटना क्या हुई है कि ये न्यूज़ का बिजनेस है। हाँ, न्यूज़ के बिजनेस चलता किससे है अंकित जी? क्रेडिबिलिटी चलता है, या तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, दो चीज़ों से न्यूज़ का बिजनेस चलता है। आप अभी 10 बड़े पोर्टल हिंदुस्तान के देखें, वो कौन से हैं? 10 बड़े पोर्टल वो हैं जो ऑलरेडी न्यूज़ बिजनेस में थे, जिनका या तो बड़ा अखबार था, जिनका बड़ा टेलीविजन था। वही दैनिक भास्कर, वही अमर उजाला, वही जागरण, वही एनडीटीवी, वही हिंदू, वही टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या? यानी जो ऑलरेडी न्यूज़ बिजनेस में थे, उन्हीं के पोर्टल, उनकी वेबसाइट, उनके ही पेपर पढ़े जा रहे हैं, सही बात है सर। उन्हीं का पोर्टल लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो उनके साथ जुड़ी हुई, क्रेडिबिलिटी जो थी उनके साथ। इसलिए न्यूज़ का जो बिजनेस है वो क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। आपके लाखों करोड़ों व्यूवरशिप हो जाए, आपकी खुद भी करोड़ों व्यूवरशिप हो जाए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ 150 साल की क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। सही बात। किसी अखबार के 100 साल से उस न्यूज़ के बिजनेस में है, ही इज मोर क्रेडिबल देन यू एंड मी। करेक्ट सर। भारतीय भाषाओं का प्रिंट मीडिया में क्या फ्यूचर होने वाला है? देखिए मैं 3 बातें कहता हूँ, 3V की बात करता हूँ। 3V, वी फॉर विक्ट्री भी होता है। 3V, पहला V है वर्नाकुलर, यानी भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं अब एक्सप्लोर हो रही हैं, रियल में अब एक्सप्लोर हो रही हैं। जब डिजिटल आया है तो भारतीय भाषाओं को वर्ल्ड मार्केट मिला है। करेक्ट। बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, मलयालम में मलयाली, कर्नाटक में कन्नड़, कन्नड़ में कन्नड़, हाँ, ठीक है, हाँ, उड़ीसा में उड़िया। जैसे जैसे डिजिटल समय आता है, डिजिटल समय आया, ये सब भाषाएं वैश्विक हो गई। ये जो एक एक राज्यों की भाषाएं थी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं थी, इनका ग्लोब बहुत बड़ा हो गया। पूरे ग्लोब पर हिंदुस्तानी बसता है, पूरी ग्लोब पर उड़िया है, पूरी ग्लोब पर मराठी है, पूरी ग्लोब पर कन्नड़ है। ये समाज जहाँ जहाँ गए अपनी भाषाओं को साथ लेकर के गए। आज तमिल का, तब उर्दू का, तमिल का, कन्नड़ का, सबका, जो हमारी 22 बड़ी भारतीय भाषा, नेपाली का, बंगला का, जो पोर्टल है, जो यूट्यूब है, जो उसके न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी जो फिल्में हैं, दुनिया में देखी जा रही हैं, दुनिया में उनके समाचार सुने जा रहे हैं। क्योंकि आदमी जब बाहर होता है वो ज़्यादा अपनी भाषा के करीब होता है, ये ध्यान रखिए। करेक्ट है सर। जब आप अमेरिका में होंगे, आप बेंगलोर के हैं, आप अमेरिका में होंगे, आपको लगे मैं देखूं कन्नड़ प्रभा में क्या छपा वहाँ के अखबार में, मैं देखूं कि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं, हमारे बेंगलोर शहर का हाल क्या है। सही बात है सर। आपको आपका घर याद आएगा, आप अपने शहर का चैनल ट्यून करोगे, अपने शहर के कलाकारों को जो कन्नड़ में गाते बोलते हैं उनको सुनोगे। इंटरटेनमेंट आपको अपनी लैंग्वेज में चाहिए, ज्ञान हो सकता है आपको अंग्रेजी में चाहिए। मैं मानता हूँ कि ज्ञान की भाषा, एजुकेशन की भाषा, एकेडमिया की भाषा दुर्भाग्य से आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेजी है, आज भी है, ये दुर्भाग्य है इस देश का। पर जब आप इंटरटेनमेंट प्राप्त करते हो, अपनी भाषा में प्राप्त करना चाहते हो। सही बात है। अभी कोई पंजाबी म्यूजिक बज रहा होगा, आपके पैर थिरकने लगे रहे, क्योंकि वो आपके दिल का म्यूजिक है। सही बात है। वो आपकी आत्मा को स्पर्श करता है, आपके दिमाग को स्पर्श नहीं करता, आपकी आत्मा को हिलाता, आपके पैर हिलना शुरू, आपके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं, आपको मौजा होना शुरू हो जाता है। मैं कुछ करूँ, अच्छा करूँ, ऐसा आपको लगता है।
करेक्ट है। तो आप अपने म्यूजिक से जोड़ते हैं, अपने संगीत से, अपनी प्रदर्शन कलाओं से, अपनी म्यूजिक से, जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स उनसे आप जुड़ते हो। ये सारा कुछ ग्लोबल हो गया जब डिजिटल आया। डिजिटल ने कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, फायदा बहुत पहुंचाया। हमारा अवधि में गाने वाला, जो लखनऊ में गाने वाला गायक है, अमेरिका में सुना जा रहा है। आप सोचिए, हमारे भारतीय बंधु छत्तीसगढ़ी में कबीर गायन करते हैं, हाँ, और दुनिया भर में सुने जा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से दुनिया भर में सुने जा रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ी दुनिया हमारी खुल गई है। आज जो भारत की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जिसको वी कह रहा हूं, पहला भी वर्नाकुलर, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज कही गई, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज आज ग्लोबल लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, जिन देशों के बारे में आप बात करते हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं यूरोप के, कितने लोग उन भाषाओं को बोलते हैं? बहुत कम, बहुत कम। आज बंगला हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। हमारी हर भाषा का जो ग्राहक है वो करोड़ों में है। कोई ऐसी भाषा नहीं जो लाखों लाख लोग बोलते हो। जो 22 बड़ी भारतीय भाषाएं हमारे पास हैं, कोई ऐसी नहीं है जिसके लाख में ग्राहक हो। पर अनेक भाषाएं होंगी दुनिया की जो एक ग्राहक होंगे, उसके 1 लाख होंगे, तो 10, 20, 25 लाख भी हो सकते हैं। हमारा हर भाषा करोड़ों बोलने वाले हैं। करेक्ट है। तो जब करोड़ों बोलने वाले हैं, करोड़ों देखने वाले हैं, तो भाषा कैसी हो गई? उसके बाद बड़ा बिजनेस है, करेक्ट, बड़ा बाजार है। तो हमारी भारतीय भाषाएं इस समय, जितनी भारतीय भाषाएं हैं, वो ग्लोबल हो गई हैं। दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी है, वो अपनी भाषाओं में संगीत सुन रहा है, अपनी भाषाओं में पॉडकास्टिंग देख रहा है, अपनी भाषाओं में चीजों को ग्रहण कर रहा है। आपका ही जो आप कह रहे हो, आपका चैनल दुनिया भर में देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है? आप तो हिंदी में बात कर रहे हो, पर दुनिया भर में लोग देखें, क्योंकि दुनिया भर में हिंदुस्तानी है, करेक्ट, या हिंदुस्तान से प्यार करने वाला है, या किसी पीढ़ी में गया हुआ व्यक्ति है। हो सकता है वो टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए। देखिए, डिजिटल का फायदा क्या है? बट ऑडियो सुन, वो टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है, हाँ। उसको हिंदी का टेक्स्ट देवनागरी पढ़ेगा नहीं, बंगला का टेक्स्ट पढ़ेगा नहीं, बंगला समझता है, हिंदुस्तानी समझता है, कन्नड़ समझता है, तमिल समझता है, और इसका एंटरटेनमेंट ग्रहण करता है। तो इस नाते हमारी भारतीय भाषाएं इसमें ग्लोबल भाषाएं सब। क्योंकि ग्लोबल आप किस आधार पे मानते हैं? ग्लोबल आप इस आधार पर मानेंगे कि देश उनके नाम पे है, स्पेन, फ्रांस, ये देश उसके नाम पे है, या ग्लोबल इस नाम पे है कि पूरी दुनिया में से सुना जा रहा है, पूरी दुनिया में उसको सुना जा रहा है, उसके आधार पर ग्लोबल है। तो हमारी 2200 जो बड़ी भारतीय भाषाएं हैं, वो सब इस समय ग्लोबल भाषाएं। एक दूसरा भी है वॉइस। भारत श्रुति स्मृति का देश है। यहां जो अच्छा बोलता है उसको सुना जाता है। श्रुति स्मृति का देश। हमने अपने वेदों को क्या कहा? स्मृति कहा है। भारत महान क्यों है? क्योंकि भारत के पास हजारों सालों की स्मृतियां हैं, इसलिए भारत महान है। भारत इसलिए नहीं महान है कि बहुत पुराना देश है, भारत में स्मृति है। भारत के पास महाभारत की स्मृति है, भारत के पास रामायण की स्मृति है, भारत के पास वेदों की भी स्मृति है। 5,500 साल का रिटन डॉक्यूमेंट जिस देश के पास है, उसकी स्मृति कितनी सघन होगी, आप कल्पना करिए। इसलिए भारत की संस्कृति महान है। ईरान, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इकबाल ने लिखा है। कुछ हस्ती है ना, स्मृति है हमारी स्मृति इतनी गंभीर है, इतनी सजग स्मृति है, इतनी चीजें हमें याद हैं, इसके लिए दुनिया हमें ध्यान से सुनती है। दुनिया के फर्स्ट स्टोरी टेलर अंकित हम है। दुनिया में कहीं कहानियां नहीं कही गई, ध्यान रखिए आप। हिंदुस्तान महाकाव्यों का देश है, जहां सबसे पहले कहानियां कही गई। हम किस्सा गोई के, हमने कहानी सुनानी शुरू की। हमने कहानियां सुनाई है दुनिया को, तो दुनिया ने कहानियां सुनी। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, हमने कहानियां सुनाई, दुनिया ने कहानियां सुनी ध्यान से हमारी। हमने गीत गाए, हमने मंत्र पढ़े, तो दुनिया ने मंत्र क्या, मंत्र की शक्ति को, मंत्र क्या है? गीत ही तो। सही बात है सर। तो हमने शब्द की साधना की, इसलिए भारत का नाम भारत है ना। भारत, जो ज्ञान में रत है, भा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में रत है वो भारत है। भारत। तो हम सालों साल से, इतने हजार सालों से ज्ञान की आराधना में रत लोग हैं। अब तो यूनेस्को मान ले सबसे पुरानी किताब वेद है। हम नहीं कह रहे, दुनिया कहती है, दुनिया सलाम करती है। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, दुनिया कहती है। तो हमारे पास पहला व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण हमारे पास संस्कृत का, एक चीज जस्टिफाइड है, सब कुछ है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हिंदुस्तानियों ने विचार न किया। वो खगोल पर विचार करते हैं, भूगोल पर विचार करते हैं, वो वैमानिकी पर विचार करते हैं। दुनिया में जितनी तरह की चीजें हो सकती हैं, हर चीज पर हिंदुस्तानियों ने विचार किया। तो दूसरा मैंने आपको बताया वॉयस का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। जो अच्छा बोलेंगे उनको दुनिया सुनेगी। और हिंदुस्तानी के पास कैसे बोलने वाले पता आपको? अच्छा बोलने वाले की कमी नहीं। संत महंत, इतने गुरुजन, इतनी सुंदर वाणी में आज दुनिया के अंदर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको सुन रही है। तो पॉडकास्टिंग का महत्व बहुत बढ़ जाएगा, इस तरह से वॉयस का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। तीसरा मैं कहता हूँ, वर्नाकुलर हो गया, वॉयस हो गया, तीसरा वीडियो।
वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। आप तो ऑडियो वीडियो दोनों वाले हो, यस आपका तो इंपॉर्टेंस वैसे ही है वीडियो। ये नए समय के कम्युनिकेशन के 3 माध्यम है। वर्नाकुलर है, आप जितनी भाषाओं में बात कर सकें उतना आपका बाजार बढ़ेगा, जितनी आप पॉडकास्टिंग के माध्यम से लोग जोड़ सकें उतना बढ़ेगा, और अगर आप पास वीडियोस भी हैं तो और भी अच्छा होगा। वीडियोस बहुत देखे सुने जाएंगे। देखिए वीडियो और ऑडियो की बात क्या है, इसके लिए आपको अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं होती, उस भाषा का जानना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी भाषा का म्यूजिक बज रहा हो, उसके नाते में डांस करने लगूँ, उस म्यूजिक में ताकत होती है। म्यूजिक आपकी आत्मा से संवाद करता है, आपके शरीर को हिला देता है, बिल्कुल आप जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो ये जो वर्नाकुलर की, वॉइस की और वीडियो की जो ताकत है, ये लौट के आ रही है। यस सर। जिसको हम आकाशवाणी कहते थे अपने ग्रंथों में, आकाशवाणी। आकाशवाणी, ये दूर रेडियो का नाम नहीं है, हाँ, ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी। जो कंस को भी सुनाई पड़ी कंस थी। को भी सुनाई देती। तुम्हारा अंत आने वाला है। Correct. तो थैंक यू सो मच सर आपका आने के लिए, और आपने इतनी अच्छा ज्ञान दिया है फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया पे, जो कहीं पे भी इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।